ये बेरोजगार लोग हैं। आप बेरोजगारों की बात करते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बेरोजगार नहीं है, चाहे वो प्रकाश राजभर जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों। इन्होंने इन्होंने तो राजनीति को व्यापार बना दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ब्राह्मण को यहाँ से टिकट दिया है, क्या ये छोटी बात है? जबकि मेरे पास ना तो फॉर्च्यूनर है, ना BMW, ना मर्सिडीज है। आप शायद ये भूल रहे होंगे कि जब यूपी में अरविंद केजरीवाल की एंट्री होती है तो अयोध्या से ही एंट्री होती है। अयोध्या में जाके पहले रामनगरी में राम जी का दर्शन करते हैं। वो भगवान राम किसी एक के श्राद्धे थोड़े हैं, वो हम सब के श्राद्धे हैं। उनको तो किसी जाति से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। जब राम मंदिर एक ही है अयोध्या में, तो कहाँ जाएंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष? कहीं और अगर बता दीजिए तो वहीं उनको भिजवा दिया जाए। लेकिन जब भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ती है तो लोगों को परेशानी होती है। सपा और भाजपा के उम्मीदवारों के बीच आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट अपने प्रभुत्व को स्थापित करने में कैसे सक्षम रहे? ब्राह्मण किंग मेकर होता था, या तो राजा होता था या तो राजा बनाता था। लेकिन आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि ब्राह्मणों को तिरस्कारित किया जा रहा है, और वो राजपूत हो ही नहीं सकता जो ब्राह्मणों का तिरस्कार करे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो कि खुद ही एक क्षत्रिय हैं, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं किया तो क्या किया है? योगी जी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं एक जाति के इर्द गिर्द ही घूम रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी पार्टी पूर्ण रूपेण बदलाव के लिए सत्ता में आना चाहती है, ना कि पैसा बनाने के लिए। अगर पैसा बनाना होता तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्यूरोक्रेसी से अधिक पैसा कहाँ है आज के टाइम में? दिल्ली तो आप जाते ही होंगे, आप लोग बड़े प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के हैं। दिल्ली में आप जाकर देखिए कि क्या हमने जो लोगों से कमिटमेंट किया था, क्या उस पर हम खरा नहीं उतरे? यूथ बेरोजगार अनएम्प्लॉयड, हमें तो देख के बड़ा कष्ट होता है कि एक युवा 10 युवा एक MLA के पीछे घूम रहे हैं। क्या हमारे युवा के पास इतना टाइम है कि बस नेताओं के पीछे घूमें? क्या उनके लिए कोई काम नहीं होना चाहिए? जिस दिन अगर मैं MLA बन गया, मैं युवाओं का एक लिस्ट मंगवाऊंगा, उन्हें जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से मैं जॉब दिलवाने का काम करूँगा। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय हम मौजूद हैं कुशीनगर विधानसभा में, और कुशीनगर जिले में कसया विधानसभा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतुल पांडे जी हैं, जो कि कसया से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो दिल्ली का मॉडल है अरविंद केजरीवाल का, वो इस विधानसभा में कितना लागू होगा अगर ये विधायक बनते हैं। साथ में कितना फाइट और कितनी दमदारी से यहाँ पर अपने दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे। क्या मुद्दे होंगे कि जब जनता के बीच ये जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो किन मुद्दों के साथ जनता से संवाद कर रहे हैं, ये सारे विषय रहेंगे और इनसे बातचीत करेंगे और जानने का सारी चीज़ों का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर उत्कर्ष पत्रिका में आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने सबसे पहला सवाल यही है कि लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्या कमियां देखने को मिल रही हैं, और साथ में क्या चीज़ों को आश्वस्त कैसे कर रहे हैं लोगों को? नहीं, कमियां तो यहाँ पे तो बस कमियां ही कमियां हैं। आप जो देख रहे हैं बुद्ध परिनिर्वाण स्थली जो हमारी बनी हुई है, ये किसी सरकार की देन नहीं है। ये तो जो आपके ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो फंड मिला है उसके तहत यहाँ पे काम हुआ है। सरकारों ने कोई बहुत काम नहीं किया यहाँ पे, और 48 के बाद से अब तक किसी भी MLA ने यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो अपना पीठ थपथपा सके। मैं तो अभी गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं यहाँ पे PSC सेंटर गया था हॉस्पिटल में। वहाँ पे तो किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स है, ना तो वहाँ पे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, ना गाइनकोलॉजी है, ना गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, ना आर्थोपेडिक्स है, ना यहाँ कोई ट्रामा सेंटर है। तो सबसे पहले अगर मैं MLA बनता हूँ तो सबसे पहला मेरा काम होगा कसया में एक ट्रामा सेंटर बनवाना, एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज। ट्रामा सेंटर बनवाने की बात अखिलेश जी भी करते हैं और ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं, चूँकि गठबंधन में अब आ गए हैं। तो क्या लगता है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो बेहतर काम नहीं कर पाएंगे? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो उससे बढ़िया काम करेगी? देखिए, ये बेरोजगार लोग हैं। आप बेरोजगारों की बात करते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बेरोजगार नहीं है। ही वाज ए ब्यूरोक्रेट, लेकिन उन्होंने सर्विस के लिए ही अपनी जॉब छोड़ी। वो IITians हैं। इन लोगों का काम क्या है? इन्होंने राजनीति को राजनीति रहने ही नहीं दिया है। चाहे वो प्रकाश राजभर जी हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, इन्होंने इन्होंने तो राजनीति को व्यापार बना दिया है। जो व्यक्ति जाति के नाम पे राजनीति करता हो, आप उसकी बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के पास। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ब्राह्मण को यहाँ से टिकट दिया है, क्या ये छोटी बात है? जबकि मेरे पास ना तो फॉर्च्यूनर है, ना BMW, ना मर्सिडीज है, जबकि सारे हमारे प्रतिद्वंदियों के पास है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, हम लोग बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं। हम लोगों के लिए राजनीति व्यापार नहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म है पब्लिक सर्विस के लिए। लेकिन एक चीज़ आप शायद ये भूल रहे होंगे कि जब यूपी में अरविंद केजरीवाल की एंट्री होती है तो अयोध्या से ही एंट्री होती है। अयोध्या में जाके पहले रामनगरी में राम जी का दर्शन करते हैं। किस हिसाब से देखते हैं, अगर ये जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास नहीं होता तो ये चीज़ें कैसे होती? और खासकर उसी अयोध्या को टारगेट करना जिसके बदौलत शायद आपके कहने के हिसाब से भाजपा सरकार यहाँ पे इस प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये कहाँ तक सही है कि अगर एंट्री कर रहे हैं तो राम मंदिर से?
देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर आते हैं अगर अयोध्या में, तो बहुत अच्छी बात है। वो भगवान राम किसी एक के श्राद्धे थोड़े हैं, वो हम सब के श्राद्धे हैं। उनको तो किसी जाति से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। और रही बात, तो हम लोग हिंदू हैं और हमें तो होना चाहिए, अपने धर्म को लेकर के आश्वस्त होना चाहिए। जब राम मंदिर एक ही है अयोध्या में, तो कहाँ जाएंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष? कहीं और अगर बता दीजिए तो वहीं उनको भिजवा दिया जाए। लेकिन जब भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ती है तो लोगों को परेशानी होती है। नहीं, देखिए, मैं एक बात कहूँगा। देखिए, धर्म एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरी राजनीति ही धर्म पे चले तो बस ये तो वही बात है कि बहुत पहले मोहम्मद गोरी ने एक बात कही थी कि धर्म की अफीम किसी को पिला दीजिए आप, तो वो ज़्यादा वो आदमी जो है बड़ा मतलब अंदर तक चला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, धर्म पॉलिटिक्स का एक पार्ट हो सकता है, बट रिलीजन इज़ नॉट एवरीथिंग। आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको विकास की जवाबदेही आपकी तय होती है। आपको विकास की बात करनी होगी और इम्प्लीमेंट भी करनी होगी। वही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, बहुत लोग आए और चले गए। मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा कि आज तक किसी एमएलए ने मतलब कास्टिज्म को छोड़ दीजिए तो विकास की बात किसी ने नहीं कही है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और मैं आपसे बताऊँगा कि ऐसा कोई पॉलिटिशियंस नहीं है जो जातिगत समीकरण की बात ना करता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन हमारी एक ऐसी पार्टी है, हम जाति की बात नहीं करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। लेकिन इस विधानसभा में अगर जातिगत समीकरण की बात कर लें तो यहाँ पे जो ब्राह्मण समुदाय का वोट है वो लगभग 38 या 40% है। तो क्या लगता है कि कैसे आप उसको रिझाने में सक्षम रहेंगे? साथ में अगर हम बात करें तो सपा और भाजपा के उम्मीदवारों के बीच आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट अपने प्रभुत्व को स्थापित करने में कैसे सक्षम रहेगा? देखिए, जहाँ तक ब्राह्मणों की बात रही, तो ब्राह्मणों को अगर किसी भी चीज़ को देखें, अगर हम 48 के पहले भी देखें, मनुस्मृति को भी हम देखें, तो ब्राह्मण तीनों वर्णों में श्रेष्ठ रहा है। श्रेष्ठ इसलिए नहीं रहा है कि मतलब वो बस कहने के लिए श्रेष्ठ है, उसने उतना त्याग किया है। और ख़ास तौर से जो हमारा एक क्षत्रिय वर्ग रहा है, इसने तो ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान दिया है और शासन किया है, तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहा है। तो ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण किंग मेकर होता था, या तो राजा होता था या तो राजा बनाता था। ब्राह्मण की एक अपनी छवि होती थी। लेकिन आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि ब्राह्मणों को तिरस्कारित किया जा रहा है, और वो राजपूत हो ही नहीं सकता जो ब्राह्मणों का तिरस्कार करे। जैसे आप देखेंगे कि इसके पहले आप किसकी बात कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी की बात करिए, तो क्या मृत्युंजय मिश्रा हत्याकांड लोग भूल जाएंगे? जब अखिलेश यादव ने मृत्युंजय मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, आप क्या उसको भूल सकते हैं? उसकी हत्या का मामला आज तक उस पर सीबीआई जांच कर रही है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं सत्ता में, तो वो क्या कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या ब्राह्मण समाज कितना एक चीज़ पे आपको रोकेंगे। एक चीज़ ये कि भाजपा अगर जातिगत समीकरण के ऊपर बात कर रही है तो एक चीज़ देखने को मिला, जब हम लोगों में जाते हैं बात करते हैं उनसे, तो एक चीज़ समझ में आती है कि जो ब्राह्मण समुदाय है वो जो है इस बार भाजपा से नाराज़ चल रहा है, क्योंकि यही भाजपा का कोर वोटर ब्राह्मण हुआ करता था। ब्राह्मण और राजपूत हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे। लेकिन 17 में यही सरकार बनाए, और अब जो है ब्राह्मण समुदाय कहीं ना कहीं भाजपा से थोड़ा सा रुष्ट है। तो क्या लगता है इस बार पार्टी जो है, चाहे सपा हो या आप पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तो क्या लगता है ब्राह्मण का वोट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, देखिए, पूर्ण रूपेण ब्राह्मणों को हर पार्टी ने तिरस्कारित करने का काम किया है। हमारी पार्टी है, यहाँ पे सबका सम्मान है, सारी जातियों सारे धर्म के लोगों का सम्मान है। लेकिन मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो कि खुद ही एक क्षत्रिय हैं, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं किया, तो क्या किया है उन्होंने? आप मुझे बता दीजिए। मैं मानता हूँ अगर विकास दुबे अगर वो गलत है तो उसका इनकाउंटर होना, हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं कि उनका इनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, उनके भांजे की पत्नी जो कि 2 दिन पहले उनकी शादी हुई थी, अपने घर आई थी, वो किस टेररिस्ट एक्टिविटी में मतलब शामिल पाई गई? उनका पिछले 1 सालों से आप जो है उनको जेल में रखे हुए हैं। क्या ये ब्राह्मणों के साथ अत्याचार नहीं है? जो हमारे ब्राह्मण नेता हैं, मैं उनको ही बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण नेता या तो इनके पीछे लघु बने हुए हैं, या तो इतने मतलब वो अपना स्तर खो चुके हैं कि अपने समाज की बात नहीं कर पा रहे हैं। और मैं योगी जी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति के इर्द गिर्द ही घूम रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग ब्राह्मण समाज के साथ पूर्ण रूपेण खड़े हैं। और मैं अपने दोनों प्रतिद्वंदियों की, जैसे आपने पहले पूछा था कि ब्राह्मण, देखिए, हमें ब्राह्मण का यहाँ पे कुछ वो नहीं है, लेकिन वह एक समाज है मेरा, और हर व्यक्ति अपने समाज की बात करने का हर व्यक्ति को एक हक है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप मुझे बता दीजिए, पीएन पाठक जो कि खुद ही एक दिल्ली से आए हुए नेता हैं, वह वापस आप लोकल, आप तो लोग मतलब आपकी तो न्यूज़ चैनल बड़ा फेमस है, आप लोकल लोगों से एक बार ऑब्जर्वेशन करके देख लीजिए। उनको लोग हेलीकॉप्टर वाला नेता उनका नाम ही न रखे हैं। यहाँ से चुनाव जीतने के बाद वो सीधे दिल्ली चले जाएंगे।
तो ऐसे नेताओं का लेकिन वो कहते हैं मोटरसाइकिल पे भी घूमते हैं। नहीं, मोटरसाइकिल से घूमते हैं, दिल्ली में भी मोटरसाइकिल से घूमते हैं ना वो। यहाँ तो बस वो चुनाव के लिए आए, ये व्यापारी लोग हैं, व्यापार क्या करके लगता है चुनाव जीतने के बाद दिल्ली? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये लखनऊ तो जाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो वो दिल्ली से ही आया जाया करेंगे ना। हाँ, वो लखनऊ से ही दिल्ली आया जाया करेंगे। अच्छा, एक बात और कि रजनीकांत मणि त्रिपाठी यहाँ पे सीटिंग एमएलए थे, उनका टिकट कटा, पीएन पाठक को मिला, और दूसरे नंबर पे बंटी राव जी रहे। अब फिर से वो दावा ठोक रहे हैं भाजपा की कहीं ना कहीं 50% की हिस्सेदारी। अगर बात की जाए, हम लोगों से जब बात करते हैं तो पता चलता है कि 50% पे भाजपा और सपा लड़ रही है। तो क्या लगता है कि बंटी राव इस बार बेहतर दावा ठोकते हुए नजर आएंगे, या आम आदमी पार्टी यहाँ पे अपने प्रभुत्व को बेहतर नजर करती हुई नजर आ रही है? देखिए बंटी राव की मैं बात ये करूँगा कि वो सोशल सर्विस करना चाहते हैं तो उनको सोशल सर्विस करना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी ये इंटरव्यू में बोल दिया है और मुझे अब बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, अपनी ज़मीनों को सेल करके सिर्फ पॉलिटिक्स करना ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि एक नेता का काम होता है सबसे पहले अपने परिवार को देखना, उसके बाद अपने आसपास के लोगों को देखना, फिर अपने गांव को देखना। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए अपनी सारी चीज़ों को सेल करना, मेरे हिसाब से एक लीडरशिप की ये कहीं से भी क्वालिटी नहीं हो सकती है। और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जाहिर सी बात है जितनी ज़मीनों को उन्होंने सेल किया है उन ज़मीनों को खरीदने का काम करेंगे, ना कि जनता की सर्विस करेंगे वो। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि आप जैसे 70 सालों से आप लोग कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं, वैसे अगर ये लोग आ गए तो फिर दोबारा आप ठगे जाएंगे। और हमारी पार्टी पूर्ण रूपेण बदलाव के लिए सत्ता में आना चाहती है, ना कि पैसा बनाने के लिए। अगर पैसा बनाना होता तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्यूरोक्रेसी से अधिक पैसा कहाँ है आज के टाइम में, ब्यूरोक्रेट बने होते। लेकिन सब कुछ त्याग करके उन्होंने मूवमेंट किया, आंदोलन से निकली हुई हमारी पार्टी है और हम सब लोग आंदोलनकारी ही हैं। और आप बाहर देखे होंगे हमारे पास ना कोई फॉर्च्यूनर है ना BMW है। मैं जनता की बात करता हूँ, मैं 3 लोगों को लेकर के जनता के बीच में जाता हूँ ताकि जनता मुझसे अपनी बात कह सके और मेरी बात सुन सके। लेकिन ये लोग तो हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं, फॉर्च्यूनर से आते हैं, हाथ उठाते हैं, सीधे चले जाते हैं। जनता अपनी बात क्या कहेगी? और रही बात पाठक जी की, तो पाठक जी कहाँ ब्राह्मण रह गए? मैं किसी मीनू अग्रवाल या किसी और से मेरी शादी नहीं हुई है। मैं तो भाई ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण समाज के लिए खड़ा हूँ और 100% ब्राह्मण हूँ। मैं हाफ ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पूर्ण ब्राह्मण हूँ। अभी आपने कहा कि बंटी राव जी का जो ज़मीनें बेच के राजनीति करना कहीं ना कहीं गलत है। मेरा एक सवाल है कि धनबल और बाहुबल पे क्या लग रहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है कि नहीं? नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता, पूछना चाह रहा हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, जनता में परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है। जनता इन लोगों से पूर्ण रूपेण जो है एकदम से परेशान हो चुकी है। लोगों के बीच में ये धन बल की राजनीति जो ट्रेंड चल रहा है, इससे जनता ऊब चुकी है। अब नहीं चलेगा ये। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में तमाम तरीके की बात की है, चाहे वो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करने की बात हो, 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो, पुराना बिल माफ़ करने की बात हो, या फिर प्रदेश सरकार में चाहे स्कूल जो है प्रदेश में वहाँ पे अंबेडकर के संविधान को पढ़ाए जाने की बात हो। ये सारी बातें जो है कही गई हैं और बहुत सारी बातें जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। क्या लगता है कि अगर सरकार बनती है तो मैनिफेस्टो पे अमल किया जाएगा, या फिर इतना बेहतर जो मैनिफेस्टो बना है इस पर जो है सरकार काम करेगी? देखिए, अगर आपको मैनिफेस्टो की बात करनी है तो एक बार सर आप दिल्ली तो आप जाते ही होंगे, आप लोग बड़े मतलब प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के हैं। दिल्ली में आप जाकर देखिए कि क्या हमने जो मतलब लोगों से कमिटमेंट किया था, क्या उस पर हम खरा नहीं उतरे? और अगर खरा नहीं उतरे होते तो दिल्ली की जनसंख्या लिटरेट जनसंख्या है, एजुकेटेड जनसंख्या है, वो हमें वोट कहीं नहीं देती। यहाँ के लोगों को बरगलाया जा सकता है, लेकिन दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बरगलाया नहीं जा सकता है। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि एमएलए के पीछे पीछे दौड़े। हमारे वहाँ तो यूथ बेरोजगार अनएम्प्लॉयड, हमें तो देख के बड़ा कष्ट होता है कि एक युवा मतलब 10 युवा एक एमएलए के पीछे घूम रहे हैं। क्या हमारे युवा के पास इतना टाइम है कि बस मतलब नेताओं के पीछे घूमें? क्या उनके लिए कोई काम नहीं होना चाहिए? हम लोग, वही तो मैं बता रहा हूँ, जिस दिन अगर मैं एमएलए बन गया, मैं युवाओं का एक लिस्ट मंगवाऊंगा, उन्हें जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से मैं जॉब दिलवाने का काम करूँगा। नहीं होगा तो सड़क से सदन तक मैं लड़ाई करूँगा। और युवाओं को जो मतलब लोन देने का काम है, मैं लोन दिलवाने के लिए भी काम करूंगा। और इन फ्यूचर अगर मैं कभी सदन में जाता हूं तो मैं मांग करूंगा कि आरबीआई को जो है भारत सरकार के अंतर्गत लाया जाए, जिससे हमारे मैनेजर हैं ये स्वतंत्र रूप से काम कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आके काम कर सकें। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।